वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6 के पॉइंट नंबर 7 पे। इसमें हम देखेंगे जनांकिकी, डेमोग्राफी, जनसंख्या, पॉपुलेशन और जनगणना, सेंसस उत्तर प्रदेश की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हिंदी में लिखा गया, हिंदी में समझाया गया, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ एकदम कंप्लीट वीडियो। फिर इस टॉपिक के लिए आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा UPPCS मेंस 2023 का ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा सिर्फ एस्से का ग्रुप, जिसमें आपको निबंध लेखन का अच्छा खासा अभ्यास कराया जा रहा है। मॉडल निबंध भी हम साथ में दे रहे हैं। और टेस्ट सीरीज का ग्रुप मेंस 2023 के लिए, जिसमें आपको टेस्ट के साथ साथ मॉडल आंसर्स और कंप्लीट आंसर राइटिंग, हैंड होल्डिंग, पूरा फीडबैक, मतलब सब कुछ उसमें हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। इसके अलावा आप हमारा UPPCS 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। PDF कहाँ से मिलेगी? PDF कहाँ से मिलेगी? PDF पेड ग्रुप से मिलेगी। फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 7 हिंदी मीडियम का हमारा ये वीडियो। धन्यवाद। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं GS 6 का पॉइंट नंबर 7। उत्तर प्रदेश में जनांकिकी, जनसंख्या और जनगणना, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और सेंसस। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेटा हमारे लिए। अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं जनांकिकी का मतलब, तो देखिए ये एक अंग्रेजी शब्द है डेमोग्राफी, जो बना है दो ग्रीक शब्दों से। पहला है डेमोस, आप लिख के आ सकते हैं इसको ऐसे डेफिनेशन के तौर पे, और एक है आपका ग्राफीन, ये EIN है। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं। अच्छा, डीमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, और ग्राफीन का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। डेमोग्राफी शब्द का अर्थ है ये। ठीक है, अब जो डेमोग्राफी होती है किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की, जनांकिकी जो होती है वो बहुत सारी चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजों का घटक होता है निर्भर डेमोग्राफी पे, जनांकिकी पे। हमने कहा कि भारतवर्ष में 2005 से 2006 में जनसांख्यिकी लाभांश के अवसर की जो खिड़की थी उसमें हमने प्रवेश किया, मतलब जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं उसमें हमने प्रवेश किया। तो इसमें हमने ये कहा, मतलब जो 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें एक बात कही गई कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास, मतलब 2012 जो सन 2041 होगा, इस टाइम पे डेमोग्राफिक डिविडेंड अपनी पीक पे होगा, चरम पे होगा। जब कामकाजी जो आयु होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? जब जो कामकाजी आयु है, कामकाजी आयु क्या है? 20 से 59, जो वर्ष की आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी 59% पहुंच जाएगी। तो मतलब कि वृहद संभावनाएं बनती हैं अगर कामकाजी आयु ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन बहुत जवान है, यंग पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, और यंग में हम कामकाजी आयु की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं इसके साथ साथ ये है कि अपने आप से नहीं होंगी ये चीजें। ये एक ऐसा अवसर है जिसका दोहन तभी किया जाएगा उसी भी राज्य के लिए जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी और अनुकूल स्थितियों का सृजन किया जाएगा। और इसमें क्या शामिल है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब लिख के आना है आपको। एक स्वस्थ आबादी, एक हेल्दी पॉपुलेशन, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे। ठीक है, फिर इसमें आपका आएगा शिक्षित युवा आबादी, विशेष रूप से शिक्षित बालिकाएं।
एक कुशल कार्यबल, हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं हर जगह। फिर इसमें आएगा एक उच्च प्रदर्शन करती अर्थव्यवस्था, एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली इकोनॉमी जो आवश्यक उच्च गुणवत्ता युक्त नौकरियों का सृजन कर रही हो और लाभकारी रोजगार में लोगों की संलग्नता हो। लोग बाग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तब तक इतनी जनरेट हो गए हों कि अच्छे से उसका लाभ उठाया जा रहा हो। अच्छा, इससे फायदे क्या होंगे? फायदे ये होंगे कि एक बड़ी युवा आबादी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन रिसोर्स, बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, मानव पूंजी हमारे पास बहुत ही बड़े स्तर पे हो जाएगी, बड़ा ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अधिक आर्थिक विकास, बेहतर जीवन जीने का स्तर, गरीबी हटेगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, कामकाजी आयु के लोगों की उच्च आबादी और कम आश्रित आबादी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से बेहतर आर्थिक विकास की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इससे संबंधित देखी कि एक आबादी जो है अगर वो अच्छी है, डेमोग्राफी किसी स्टेट की अच्छी है, किसी राज्य की अच्छी है, किसी आपकी कंट्री की अच्छी है, तो उसका लाभ जो है वो सभी को मिलता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें काफी हमें अच्छी चीजें देखने को दिखाई देती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी। अब वो चुनौतियां क्या क्या होंगी? पहली चीज, विमेन जो वर्कफोर्स है, महिला श्रम, मैं हिंदी में बताती जा रही हूं तो कोई हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं करेगा। विमेन वर्कफोर्स, महिला श्रम बल की भागीदारी का निम्न स्तर, अभी इतना अच्छा स्तर नहीं है जो महिला वर्कफोर्स है उसका। तो हमें सबसे बड़ी बाधा ये है कि हमें महिलाओं का श्रम में जो भागीदारी, श्रम बल में जो भागीदारी है उसको बढ़ाना है। दूसरी चीज, बहुत ही ज्यादा उच्च ड्रॉप आउट दर, ड्रॉप आउट रेट लिख देती हूं मैं यहाँ पे, काफी हाई ड्रॉप आउट दर, मतलब प्राथमिक स्कूल में आप नामांकित हैं लेकिन सरकारी स्कूल में अच्छा बुनियादी ढांचा नहीं है, प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, बाल कुपोषण है, इसकी वजह से लर्निंग आउटकम और ड्रॉप आउट अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो एक तो ड्रॉप आउट रेट कम होगा और जो आपके लर्निंग आउटकम है, जैसे जैसे ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है लर्निंग आउटकम कम होते चले जाते हैं। तीसरा, आपका जो जनसांख्यिकीय लाभांश खिड़की है उसमें असमानता देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो लाभांश खिड़की है वो अलग है। मतलब आप ये लगा लो कि केरला की आबादी पहले ही वृद्धि हो रही है, जबकि बिहार में जो कार्यबल है उसमें 2051 तक वृद्धि होने का अनुमान है। तो आपस में काफी डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। एक ये पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर आपका तीसरा क्या आ सकता है कि रोजगारहीन विकास हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप वी औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वी वैश्वीकरण की, डी ग्लोबलाइजेशन की और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 चतुर्थ औद्योगिक क्रांति। इसके आलोक में इस बात की ज्यादा चिंता है कि भविष्य में विकास जो होगा वो रोजगारहीनता के साथ घटित होगा। ये आपको जरूर लिखना है, रोजगारहीन विकास, एम्प्लॉयमेंट लेस डेवलपमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अच्छे से इस वाले जो पार्ट है उसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, अब जनसंख्या, जनसंख्या क्या है? पॉपुलेशन की हम बात करें, सिंपली जो लोग रह रहे हैं वो पॉपुलेशन है। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो उसकी पॉपुलेशन कहलाता है, वो उसकी जनसंख्या कहलाता है। लोगों की संख्या जनसंख्या, जन की संख्या जनसंख्या। जनसंख्या जो है वो राजनीतिक जागरूकता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। भारत की लगभग 17% आबादी रहती है इस राज्य में। लिख के आना है आपको ये चीज। अच्छा, इसमें मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी, आप कहेंगे तो, क्योंकि डेटा इसमें आपको देखना पड़ेगा। जो काल्पनिक डायरी मैं सोच रही हूँ आप लोगों ने बना रखी है उसमें आप जरूर नोट डाउन करते रहिए इन सब चीजों को, क्योंकि इसका फायदा आपको काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत की लगभग 17% आबादी जो है हमने देखा वो हमारे प्रदेश में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। हालांकि ये नहीं आपको लिख के आना, इतना नहीं याद रह पाता है, लेकिन फिर भी जो परसेंटेज वाले डेटा हैं उनको थोड़ा नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये
उस वक्त आपको याद नहीं आएंगे, आपको ये अभी से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बार बार देखेंगे लिख के कहीं पे तो ही आपको वहां पे जाके ये याद आएगा। अब इसमें उत्तर प्रदेश की पुरुषों की जनसंख्या कितनी है आप ये लिखिए यहाँ पे 10,45,00,000 की, और महिलाओं की गिरी प्रतिशत देख लीजिए आप, प्रतिशत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत के रूप में जो पुरुषों की जनसंख्या है मेल पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की वो है 52.28% और महिलाओं की है 47.72%। अब बात करें हम ग्रामीण जनसंख्या की, रूरल पॉपुलेशन की। एक तो आपने मेरे ख्याल से सेंसस वाला वीडियो तो देखा ही होगा, ज्ञान सर जो निकालते हैं अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का आता है एक, उसमें सारा सब डिफाइन वगैरह करके अच्छे से पूरा पढ़ाते हैं। एक बार उस वीडियो को भी रिवाइज कर लीजिएगा, वैसे तो यहाँ पे पूरा डेटा कवर हम करा ही रहे हैं दोबारा से। 2011 के जो जनगणना थी उसके अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने लोग गांव में रहते हैं 77.73%, मतलब 78% करीब लोग गांव में रह रहे हैं। तो सोचिए गांव का विकास करना कितना जरूरी है। हमने बात की थी कृषि आधारित है हमारा प्रदेश, तो इसकी जो मैक्सिमम जनसंख्या है अगर आप विकास उस तरीके से करेंगे, कृषि क्षेत्र में ज्यादा विकास करेंगे, तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका विकास ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, अब ये फिर से फिगर आ गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हल्का सा देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.27% जो लोग हैं वो शहरी हैं, वो बचा हुआ शहरी हो गया। और जो शहरों में निवास कर रहे हैं लोग, उनकी दे रखी है आपको जनसंख्या टोटल, और उसमें से मेल्स की, पुरुषों की जो जनसंख्या है वो ये है और महिलाओं की ये है। देखिए इसको नहीं याद कीजिएगा, बस आप ये टोटल लिख के आइएगा, इसको छोड़ सकते हैं। अब आता है आपका उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, वो कहलाती है वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व। कोई क्षेत्र है मान लीजिए, उसका कुल आबादी और जो कुल क्षेत्रफल है उसका जो अनुपात है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कह रहे हैं। इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला आपका पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, कुल आबादी अपॉन कुल क्षेत्रफल, ऐसे निकलती है। अब जनसंख्या घनत्व का देखें तो इसके मामले में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, और उत्तर प्रदेश की औसत जनसंख्या घनत्व जो है, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है आपकी 829। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे देखिए डेटा प्लीज देखते रहिए। और सर्वाधिक घनत्व कहाँ के है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, गाजियाबाद की। देखिए 3954 व्यक्ति हैं वहां पर किलोमीटर, फ्लैट में रह रहे हैं ना बहुत सारे। और प्रदेश में जो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जगह है, डिस्ट्रिक्ट, वो है ललितपुर, जो 242 है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बताइए कितना फर्क है। चलिए अब हम देखेंगे लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। क्या होता है सेक्स रेशियो, 1000 पुरुष हैं, 1000 मेल्स हैं, उन पे फीमेल्स कितनी हैं, उन पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, उसको वो कहलाता है लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, 912। अच्छा, राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, मुझे कमेंट करके बताएगा कोई, जो इंडिया का है सेक्स रेशियो, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो, और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है। अच्छा, अब आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, क्या फर्क है दोनों में, भी पता चल जाएगा आप। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात, इसमें क्या है, हम देखते हैं 0 से 6 साल, जो पैदा होते बच्चे से 6 साल तक में 100 बच्चों पे, बालकों पे, मतलब 100 मेल बच्चों पे, बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं, उसकी संख्या उसी आयु में, मतलब एज ग्रुप 0 to 6 ले रहे हैं हम, और प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की जो संख्या है उसको शिशु लिंगानुपात कह रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो शिशु जो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या है वो इतनी है, और इसमें आप ये 0 होगा, 0 से 6 जो है वो है 15.4, जो 2001 की जनगणना में 19.03 था, मतलब अब ये 15.4 है। 0 से 6 जो आयु वर्ग की जनसंख्या है उसका अनुपात राष्ट्रीय स्तर का जो अनुपात है उससे 13.6 ज्यादा है। बस आप फिलहाल सिर्फ प्रदेश का देखते चलिए,
ज्यादा याद करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है जी। अब जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 902। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 902 ऐसे याद किया करो, रट्टा लगाओ एकदम इन वाली चीज का। और 2011 में कितना था ये छोड़ दो। एक में राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 है, से प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902, 17 कम है। उसमें अधिक था, इसमें कम। ठीक है, ये वाली चीजें आपको देखनी है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आप कैसे देखते हो? 10 वर्षों में, 10 इयर्स में कितनी प्रतिशत, परसेंटेज वाइज कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, हम उसको कहते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि। क्या? आपका डेकेडल ग्रोथ रेट। अब अगर आप देखोगे 2011 की जनगणना में, तो प्रदेश का जो जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है वो है 20.23, इंपॉर्टेंट। और पुरुष 19.31 है और महिला जनसंख्या वृद्धि दर है 21.23। बस आपको 20 वाला पूरा मोटा मोटा याद रखना है, क्योंकि कई आंसर्स में आप इस डेटा को यूज कर सकते हो, ये आपका और जगह भी काफी काम आएगा। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि में, अगर डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें तो पूरे देश में कितना स्थान है? 14वां, 14th। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, जहां पे हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया? बहराइच, 46.48%। और सबसे कम डेकेडल ग्रोथ रेट कहां देखा गया पॉपुलेशन का? श्रावस्ती में, 5.02%। और अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों का दशकीय वृद्धि दर, तो 18%, और अर्बन एरियाज, नगरीय क्षेत्रों का 28.8%। तो एक चीज आप ये लिख सकते हो। अब आता है आपका कुल प्रजनन दर। क्या होता है ये? टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। अब नॉर्मल भाषा में हम माने टोटल फर्टिलिटी रेट, तो मतलब ये है टोटल रिप्रोडक्टिव स्टेटस ऑफ विमेन, मतलब उन बच्चों की कुल संख्या जो किसी महिला ने अपने जीवन काल में पैदा होते हैं या होने की संभावना है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में देखें तो प्रदेश के लिए प्रजनन दर था 2.7, और हमें इसको रिप्लेसमेंट रेट पे लाना था, तो उसके लिए कितना होना चाहिए था? 2.1। ये ज्यादा आपको पिछले साल के प्रीलिम्स में या उससे पिछले साल के प्रीलिम्स में सवाल पूछा भी था। ये सर ने वीडियो में ही बताया था अलग से, जो सर वाला वीडियो कराते हैं सेंसस वाला। और NFHS 5 के हिसाब से घटकर 2.4 हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है सब। ठीक है, याद करते रहो, 2.7, 2.4, ऐसे ऊपर वाले भी सब याद करते रहना। अब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जो 7 वर्ष, मतलब आप 7 इयर्स के हैं, उससे ऊपर हैं, आप किसी भी भाषा में, किसी एक भाषा में, मतलब किसी भी भाषा में आप समझ के साथ पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो आप साक्षर हैं। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप लिटरेसी रेट में माने जाएंगे, आप लिटरेट माने जाएंगे। कोई क्षेत्र है उसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जो कुल जनसंख्या है, उसमें साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं, किसी पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट। ठीक है, तो 2011 के अनुसार प्रदेश का कुल साक्षरता दर, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अब तक का, 67.7%, 68% है, ऐसे करके याद कर लिया करो। हाँ भाई, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 68% लोग पढ़े लिखे हैं, बताओ प्रदेश के। ऐसे आपस में बात कर लो, खुद से बात कर लो, तो याद रहती हैं चीजें। इसमें से मेल लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर कितना है? 77.3, और महिला साक्षरता दर आपका, फीमेल लिटरेसी रेट है 57.2%। पुरुष साक्षरता में उत्तर प्रदेश देश में 29वें में और महिला में 31वें स्थान पर है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता दर के बीच का जो अंतर है वो 20.1 है, मतलब जो सबसे अधिक अंतर रहा, जो गैप रहा लिटरेसी रेट का, वो आपका सबसे ज्यादा कहाँ रहा? महाराजगंज में, और सबसे कम रहा कानपुर नगर जनपद में। ठीक है, प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच का अंतर 51 से 91 तक निरंतर बढ़ता रहा, मतलब अच्छी चीज नहीं है। फिर 2001 से घटना शुरू हो गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? देखो, सरकार ने ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लड़कियों के लिए इतनी सारी स्कीम, स्कॉलरशिप्स, और आपके पैसे वाली स्कीम कितनी सारी निकाली कि इतना पैसा दिया जाएगा लड़की को 18 साल तक,
पढ़ाई के लिए इतना दिया जाएगा। तो सरकार ने जब से ध्यान देना ज्यादा स्टार्ट करा तब से देखो रिजल्ट्स दिखते हैं, जब सरकार अच्छा काम करती है तो। ठीक है, चलो अब देखो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां मतलब एससी पॉपुलेशन कितनी है उसकी बात करेंगे। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या है ये, जो आपको याद नहीं करनी, परसेंटेज देखना है, वो है 20.69, 21% मान लो। अब मैं आपसे कहूँ एससी कितने हैं, लगभग 21% है। साक्षरता दर कितना है, लगभग 68% है। ऐसे करके याद करो तो याद होती है चीजें बार बार। आप लिख के आओगे ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 21%, तो वो ठीक माना जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या जो मिलेगी आपको वो हमारे प्रदेश में ही मिलेगी, और प्रतिशतता की दृष्टि से चौथा स्थान है, मतलब पॉपुलेशन वाइज प्लस परसेंटेज वाइज दोनों में अंतर रहता है ना। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में जो एससी की पॉपुलेशन है उसमें कमी दर्ज हुई है 0.4% की। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे है, आपकी सीतापुर में, और सबसे कम कहाँ पे है एससी पॉपुलेशन, वो है आपकी बागपत में। और 2011 की अगर हम जनगणना देखें तो अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो जो इनमें है वो है 907। ठीक है जी। अब है आपका उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां एसटी पॉपुलेशन। इसमें 2011 की जनगणना देखें तो प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो कुल संख्या है वो फिर से इतनी है और आपके लिए जरूरी नहीं है, और प्रतिशत कितना है 0.57%, और यहाँ कितना था देखो 20.69। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि 1% से भी कम, ऐसे लिख सकते हो एसटी पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा यहीं पे है, आपकी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है, और प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है चौथा। फिर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी आपकी सोनभद्र, और सबसे कम जो है बागपत, ये यहाँ भी बागपत था, एससी वाले में भी और एसटी में भी यही है, तो चलो एक कम याद करना पड़ेगा। और प्रदेश में जो जनजाति से रहित जिले हैं जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है वो कौन कौन से हैं, अयोध्या और जालौन। फिर है आपकी उत्तर प्रदेश की स्लम जनगणना, जो स्लम पॉपुलेशन है, जो आपकी फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं होती, उसमें आपकी झुग्गी झोपड़ियां ये भी आता है, और वैसे वाले स्लम ड्वेलर्स नहीं होते जो एक जगह बस्ती जो होती है वो भी इसी में आता है। देश की कुल स्लम आबादी, अब इसमें देश के हिसाब से प्रतिशत दिया हुआ है, उसमें यूपी का क्या प्लेस है, दैट इज 4th स्लम पॉपुलेशन। और आप जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ पे है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम वो है आपका धारावी, सुना होगा आपने नाम, जॉनी लीवर रहता था यहाँ पे, मुंबई, सबसे बड़ा है एशिया का। ठीक है, ऐसी याद आया तो मैंने कहा बता दूं। 2011 की जनगणना की बात करें अगर, तो उसमें देश की कुल आबादी में जो स्लम आबादी है वो कितनी है, 9.5%। और राज्य में सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्लम आबादी वाले राज्य जो है घटते क्रम में, वो आप देखिए मेरठ, आगरा, कानपुर, नगर, सबसे ज्यादा मेरठ में। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत कितना है, 3.12%। ये टोटल पॉपुलेशन की बात करें किसकी, स्टेट वाइज, और अगर देश के हिसाब से ले रहे हैं तो 9.5%। ठीक है जी। फिर है आपका रिलीजन बेस्ड सेंसस, धर्म आधारित जनगणना। इसमें जो धार्मिक जनसंख्या है मतलब रिलीजियस पॉपुलेशन घटते क्रम में, सबसे ज्यादा क्या है, हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, ये है आपका क्रम। फिर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें अल्पसंख्यक का क्या प्रतिशत है, 20.30%, 20.3 मतलब माइनॉरिटीज का। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय जो हैं वो क्या है, क्रमशः ईसाई 950 और सिख 885। ठीक है, एक ये चीज आपने ये वाली देख ली है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे शहरीकरण। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण या नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि शहरीकरण का मतलब क्या है। मैं आपसे कहूं शहरीकरण को आप परिभाषित कीजिए तो क्या कहेंगे, बताइए। शहरीकरण क्या है, मुझे यहां समझाना पड़ेगा। शहरीकरण का मतलब ये है ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही। ठीक है, माइग्रेशन मतलब रूरल टू अर्बन एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में
कमी एवं समाज का इस परिवर्तन के साथ अनुकूलन, ये मतलब पूरा प्रोसेस जो है इसको हम कह रहे हैं आपका शहरीकरण या फिर अर्बनाइजेशन या फिर नगरीकरण। अब देखिए इसके कारण क्या होते हैं, आपको कारण समझने बहुत जरूरी है, कॉजेस क्या हैं इसके। पहली चीज तो ये है, जब जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होगी, मतलब नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन की, तब ऐसा होगा। ये तब होगा जब मृत्यु दर जो है, डेथ रेट आपका जन्म दर से ज्यादा हो जाएगा। दूसरी, जब ग्रामीण के जो ग्रामीण है उससे शहरी क्षेत्रों में प्रवास होगा, मतलब मैं इसमें माइग्रेशन लिख सकती हूं यहाँ पे। अब माइग्रेशन जो होगा ये होगा दो कारकों के द्वारा, दो फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो हैं आपके पुल फैक्टर्स और दूसरे हैं आपके पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स क्या हैं? पुल फैक्टर्स ये हैं जो लोगों को शहरी क्षेत्रों की तरफ आकर्षित करेंगे, और पुश फैक्टर्स क्या हैं? जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से धक्का देंगे, धक्का मतलब दूर करेंगे। अब आपके जो पुल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं भाई? रोजगार के अवसर हो सकते हैं, आपके शैक्षणिक संस्थान हो सकते हैं, शहरी जीवन शैली, सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल जो है शहरों का वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और आपके पुश फैक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई? स्वास्थ्य की स्थिति, वहां पे रहने की खराब स्थिति है, शैक्षिक अवसर नहीं है, आर्थिक अवसर नहीं है, स्वास्थ्य की देखभाल सुविधाएं ठीक नहीं है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम घटित हो जाती है, वहां पे उसको एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, तो फिर वो माइग्रेट करने की कोशिश करता है वहां से। इलाज के लिए कुछ को जाना पड़ता है, तो वो फोर्स मतलब मजबूरी वश जाना पड़ रहा है ना कई बार, वो आ जाते हैं आपके पुश फैक्टर्स में। ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें हमारे देश में खासकर, तो शहरीकरण के लिए आप जानते हैं भारत बहुत सारी पहलें भी चलाता है। स्मार्ट सिटी सुना होगा आपने, अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आपकी एंड में काम आएंगी ये सारी चीजें। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हैं, जो सारी कुछ स्कीम्स हैं आपकी। स्मार्ट सिटीज, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है, एक हृदय करके योजना होती है आपकी, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी होती है, और जो झुग्गी वासी हैं, शहरी गरीब हैं, उनके लिए भी बहुत सी पहल सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत आपकी आत्मनिर्भर भारत अभियान है। तो जो शहरी जीवन है उसका महत्व क्या है? सबसे जरूरी बात, पहली चीज तो सुविधाओं तक आसान पहुंच, मतलब एक्सेस। आपका शहरी जीवन में साक्षरता, शिक्षा का स्तर ऊंचा है, बेहतर स्वास्थ्य है, लंबी जीवन प्रत्याशा है, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सामाजिक सेवाओं तक ज्यादा पहुंच है, सांस्कृतिक और राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। तो शहरीकरण मतलब अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच है। इन सेवाओं से आपातकालीन देखभाल के साथ साथ आप देखेंगे तो सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। दूसरा, सूचना तक पहुंच, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा है। इंफॉर्मेशन तो खैर ओवरलोडेड है आज के जमाने में। आप देखिए रेडियो, टेलीविजन, बाकी के सूचना स्रोत, इन सब तक आसान पहुंच है, जिसका उपयोग जो है वो नॉर्मल जनता, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, कुछ और चीजें हैं, कस्बे हैं, शहरें मतलब आप उदाहरण लीजिएगा इसमें, जो कस्बों और शहरों में महिलाएं रहती हैं उनको परिवार नियोजन के बारे में ज्यादा पता होता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का आकार कम होता है, बच्चों का जन्म दर कम रहता है। तो ये सारी चीजें आती हैं जब आप मूव करते हो। हम कहते हैं ना एक्सपोजर अच्छा है वहां का, तो ये एक्सपोजर आपको बाहर जाके मिलता है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है व्यक्तिवाद, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंडिविजुअलिज्म। अब ये क्या है? ये है अवसरों की बहुलता, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सामाजिक विविधता है, निर्णय लेने के लिए आपको पारिवारिक और सामाजिक नियंत्रण में नहीं रहना है, मतलब आप कंट्रोल से बाहर हैं, माई लाइफ माई रूल्स ना, वो चला सकते हैं आप यहाँ पे, उसकी कमी है। तथा व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए निर्णय लेने की सुविधा आपको मिलती है ज्यादा जब आप बाहर जाते हैं, स्वयं अपने करियर चुनना, अपने कार्यों को चुनना, तो एक इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है इसके कारण। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़े आपको तो लिख सकते हैं आप। फिर आपके अब इससे जुड़े मुद्दे क्या क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा इससे जुड़ा है पॉपुलेशन प्रेशर। पढ़ा भी था हमने ये। आप ग्रामीण शहरी प्रवास शहरीकरण की गति को तेज करेगा। दूसरी तरफ क्या होगा? जो मौजूदा सार्वजनिक संसाधन हैं उन पे ज्यादा जनसंख्या दबाव पड़ेगा। नतीजन शहर में मलिन बस्तियां, अपराध, बेरोजगारी, आपका शहरी गरीबी, प्रदूषण, भीड़ भाड़,
खराब स्वास्थ्य है, ये सारी जो गतिविधियां हैं इनमें बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरी चीज, मलिन बस्तियों की बढ़ती जनसंख्या, स्लम्स बढ़ जाएंगी। आप जो झुग्गियां हैं जहां लोग एक दूसरे से सटे हुए छोटे घरों में रहते हैं, झुग्गी की ये परिभाषा है, वो बढ़ जाएगी। अब झुग्गियों के बढ़ने से क्या होता है, जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार निकालती है, वो ये सारी चीजों को कवर नहीं कर पाती क्योंकि ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो पाते। तीसरी चीज, अपर्याप्त आवास। ये पॉइंट्स हिंदी में बोल रही हूं मैं, सब लिखते रहना, ठीक है। अपर्याप्त आवास, इनएडिक्वेट हाउसिंग, ये लिख सकते हो इसमें आप। इसमें अब क्या होगा, शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी की स्थिति में इसलिए है, ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके में रहना पड़ता है। तो ये वाली जो समस्या है, ये आवास की समस्या सबसे गहरी आ रही है। अनियोजित विकास, अनप्लैंड डेवलपमेंट। तभी तो भैया पानी भर जाएगा, फिर जब नदियां हटा हटा के चीजें बनाई जाएंगी तो फिर नदी आ जाएगी किसी भी दिन आपके ऊपर। अनप्लैंड डेवलपमेंट, शहरों में यही तो हो रहा है हर जगह। आप देखो जरा, लाल किला डूबा पड़ा है पूरा। तो ये एक प्रॉब्लम है। जो विकसित शहर का निर्माण मॉडल है उसकी तुलना में अनियोजित विकास जो है, उसके कारण भी शहरों में अमीर और गरीब के बीच, आप जानते हैं, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, प्रचलित द्वंद्व है। फिर है महामारी प्रेरित समस्याएं, जो पैंडेमिक इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं। महामारी प्रेरित समस्याएं, पैंडेमिक इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स, ये लिख सकते हैं। बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, ये लिख के आना जरूर, ठीक है ना। मतलब महामारी के कारण भी शहरी गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए काफी परेशानी हुई थी, तो वो एक अलग प्रेशर बन जाता है सरकार के ऊपर। फिर आता है आपका गैर समावेशी कल्याण योजनाएं, जो आपकी नॉन इंक्लूसिव। मैंने आपको क्या बताया, आप इंक्लूड ही नहीं हो पाओगे। वेलफेयर स्कीम्स, ये एक समस्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ये बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। जब आप पूरा आंसर लिखोगे तो आपको दोनों पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। चलो, अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में या आगे की राह में आप लिखो, सफल विकास के लिए सतत शहरीकरण होना चाहिए, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर लो, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सतत शहरीकरण, ये बहुत जरूरी है। पर सतत शहरी विकास के लिए आप सफल प्रबंधन करेंगे। निम्न आय और जो निम्न मध्यम आय वाले लोग हैं, शहरीकरण की गति ज्यादा तेज है वहां पे, तो इसलिए आपको ऐसी नीतियां बनानी है जो इन सबको एकीकृत करे। एकीकृत नीतियां बनानी है, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जरूर आपको एंगल डालना है। स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याण योजनाओं तक पहुंच में सुधार कीजिए। जो हेल्थ है, मतलब एक्सेस इंप्रूव कीजिए। हेल्थ और कल्याण योजनाएं जितनी भी हैं भाई, मलिन बस्तियों में आप टीके दीजिए, खाद्य सुरक्षा, मुफ्त टीके, खाद्य सुरक्षा हो गई, पर्याप्त आश्रय दीजिए, ये सब सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिससे वहां पे स्वच्छता रहे, सैनिटेशन अच्छी रहे। जो गैर लाभकारी संस्थान है, स्थानीय सहायता निकाय हैं, उनको सहयोग दीजिए, जिससे जो ये हाशिए के समुदाय हैं उन तक पहुंच जो है बेहतर हो सके। और शहरीकरण के लिए नया दृष्टिकोण की जरूरत है, न्यू मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन। ये एक पॉइंट लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप शहरी नियोजन, प्रभावी शासन, फिर आपका टिकाऊ, मजबूत, समावेशी बुनियादी ढांचा का निर्माण, और शहरी गरीबों के सामने जो चुनौतियां आती हैं उनको बेहतर ढंग से समझने के लिए टॉप डाउन दृष्टिकोण की जगह बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये दो चार चीजें आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अब पूरा एक आंसर बना दिया मैंने इसमें आपका, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है जी, और वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की 4.45 करोड़ जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रह रही है, अर्बन एरियाज में रह रही है, ठीक है। ये आप डेटा जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर लिखना है। 2001-2011 के बीच शहरी क्षेत्रों में 1.09 करोड़ आबादी की बढ़ोतरी हुई है, मतलब इतनी बढ़ रही है जनसंख्या तेजी से जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 12%, 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 11.80, ये उत्तर प्रदेश के शहरों में है। अब भारत में आपके 40-41, ऐसे याद कर लो, वैधानिक नगर हैं टोटल। स्टैट्यूटरी टाउन क्या होते हैं, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नोटिफाइड एरिया कम्युनिटी हो, पूरा आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ाया था मैंने आपको।
सारी अर्बन लोकल बॉडीज जिसमें हो वो स्टैट्यूटरी टाउन कहलाता है, ठीक है। और एक होता है सेंसस टाउन। जरा मुझे कमेंट करके बताओ क्या होता है वो, क्या फर्क है। स्टैट्यूटरी मैंने बता दिया, सेंसस आप बता दो। सर कराते हैं ये सारी चीजें, जैसे नहीं पता ना वो भाई पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी ध्यान से। अब आप ये देखो, उसमें से 648 मतलब 16% उत्तर प्रदेश में है, और प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 22.28% जो है वो जनसंख्या रह रही है शहरों में। और 2011 में थी ये 20.78, ये नहीं याद करना आपको, मतलब 1.5% की जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। कई बार आप इंक्रीमेंट वगैरह कंपैरेटिव एनालिसिस में लिख सकते हो, तो ये लिख देना। फिर आपकी हालांकि नगरीकरण का जो स्तर है 22.28% पूरे देश के अनुसार जो है वो 31.16 है, वो काफी कम है। और एक अनुमान की माने तो इसमें आपका 2023 तक प्रदेश में शहरों की जनसंख्या सोचिए आप 6 करोड़ होने वाली है। देख रहे हो क्या किस स्पीड से जनता बढ़ रही है। अब हालांकि प्रदेश में सबसे बड़ी नगर प्रणाली है उत्तर प्रदेश में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे। सोचिए आप 630 नगर पालिकाएं हैं, फिर भी नगरीकरण के मामले में 23वें स्थान पे है, क्योंकि सुविधा नहीं हम इतनी प्रदान कर पा रहे हैं जो जरूरी है बहुत ज्यादा। ये तो है इसका कारण, और क्या है। प्रदेश के नगरीकरण के स्तर में अत्यधिक असमानताएं हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है। 2011 की जनगणना से देखें तो पश्चिमी क्षेत्रों में 32.45% नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा, वहीं पूर्वी क्षेत्रों में 13.40% जनसंख्या सबसे कम, जबकि प्रदेश के केंद्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो शहरी जनसंख्या है वो है 20.06 और 22.74 के अनुपात में। तो ये वाला जो ईस्ट वेस्ट का जो डिवीजन है ये भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। प्रदेश में बड़े शहरों की ओर नगरीकरण काफी तेजी से विकास कर रहा है। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न राज्यों से लोग उत्तर प्रदेश में पलायन कर रहे हैं। भाई माइग्रेशन बहुत हो रहा है बाकी स्टेट से भी, क्योंकि रोजगार के अवसर जो हैं उनका यहाँ पे लाभ काफी उठाया जा रहा है। प्रदेश में नगरीकरण एक उचित दिशा में अग्रसर है, जिससे काफी तेजी से विकास हो रहा है। जो आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज हैं, आर्थिक क्षमताओं और रोजगार कमाने के और भी अवसर प्रदान करता है। इसलिए नगरीकरण के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में अधिक रोजगार बढ़ रहा है। साथ ही इससे शहरों का आर्थिक सुधार भी संभव हो सकता है। ये आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब प्रदेश में जो नगरीय आवास है, मतलब अर्बन हाउसिंग एवं भौतिक संरचना की स्थिति हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अर्बन हाउसिंग एक मेन समस्या है। शहरीकरण का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो इसी चीज पे पड़ा है कि कैसे किसी को बेहतर घर मिले, ठीक है। अब एक वो सरकार की एक परियोजना और है AHRC करके, इसमें आपका वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, या ARC है शायद, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, ARH है। उसमें क्या है, रेंट के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हों लोगों के लिए, तो ऐसी कोई स्कीम भी चल रही है शायद केंद्र सरकार की, शायद नहीं मतलब चल ही रही है। अब आवास जो है आप जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये तो बेसिक नेसेसिटीज है ना, पर यहाँ पे आवास का मतलब क्या है, जीवन यापन हेतु एक मूल और सबसे अधिक जरूरी चीज, मोस्ट फंडामेंटल थिंग। लेकिन आवास का जो मतलब है यहाँ पे वो सिर्फ हम छत की बात नहीं कर रहे हैं। हाउसिंग इज इक्वल्स टू रूफ, नो नॉट इक्वल टू रूफ। इसका मतलब है एक छत से कहीं ज्यादा, जिसमें आपको पर्याप्त जगह मिल रही है, एप्रोप्रिएट स्पेस, नागरिक सुविधाएं हैं, बेसिक एमिनिटीज, सिविक एमिनिटीज, सिक्योरिटी सुरक्षा, स्ट्रक्चरल स्थिरता, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, पानी वाटर, हवा, हवा तो हवा है ही, और एयर और निजता मतलब प्राइवेसी मिल रही है, और काम करने की जगह एक अच्छी वर्किंग स्पेस मिल रही है, और भी ऐसी कई सुविधाएं जो इसके थ्रू प्राप्त की जा सकती हैं वो आती हैं हाउसिंग, आवास के अंतर्गत। किसी आवास की सिर्फ आर्थिक महत्ता नहीं होती, बल्कि वहां रहने योग्य, समावेशकता, कितना इंक्लूसिव है, कितनी धारणीयता है, ये सब भी महत्वपूर्ण है। शहरी गरीब के लिए उचित आवास राज्य का एक सामाजिक दायित्व है, आपका एक मॉरल ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, और साथ ही ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, जिसमें विकासशील सोच और योजना की जरूरत पड़ती है। उचित आवास की कमी एक बहुत बड़ी समस्या। हर कोई कहता है ना, अरे अपने छत हो जाए हमारे पास, हर कोई क्या चाहता है, घर, एक घर हो जाए शहर में, है ना, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ी समस्या है। बड़े स्तर पर नगरीकरण होने के कारण आवासीय योजना में बड़े स्तर का निवेश चाहिए, इन्वेस्टमेंट, भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसमें आप लिख सकते हैं नवाचार इसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है।
जो पुराने लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उन सबको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए ये सारे आंसर्स बनाने में, ठीक है। अब भौतिक संरचना, आप जानते हैं नगरीकरण बढ़ रहा है, उसके साथ साथ स्लम क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हो रही है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, उसके अनुमान के अनुसार 1991 में उत्तर प्रदेश के स्लम क्षेत्रों में 58.4 लाख जनसंख्या थी, जो 11 में बढ़कर सोचो आप 78 लाख, लगभग 77 ही होगी, खैर हो गई है। और 2011 के आते आते आबादी हो गई 1 करोड़ से ज्यादा। और प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितना है, ये टोटल 23.05%। तो ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जी। इसके चलते शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली पे ज्यादा अधिक भार पड़ता है। हमने देखा ही था जब हमने बाकी चीजें वहां पे पढ़ी थी, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम मेन पढ़ी थी। अब आप जानते हैं ड्रेनेज नहीं मिलेगा आपको, सीवरेज नहीं है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, पानी आपूर्ति, ये सारी सेवाएं आपको नहीं मिलेगी। जल आपूर्ति कनेक्शन नगर निगम वाले नगरों में केवल 50% घरों के पास उपलब्ध है, और जो बाकी 41% जल आपूर्ति वो गैर राजस्व है, अर्थात लीकेज वगैरह हो जाते हैं वहां पे, तो वो वेस्ट हो जाता है, उसके लीकेज के तौर पे वो बर्बाद जा रहा है। केवल 20% नगरीय क्षेत्रों को सीवरेज प्रणाली के तहत सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, और 73% घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है एकदम जोर शोर से, तब है ये हाल। केवल 58% नगरीय केंद्र ऐसे हैं जहां तूफान के पानी की निकासी है, आपका जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज होता है ना, वो उसके जैसी सुविधा उपलब्ध है। और मात्र 88% में सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, मतलब कलेक्शन का ही नहीं है जुगाड़ कुछ। किसी भी शहर में एकीकृत ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रबंधन प्रणाली तो है ही नहीं। तो ये हालत है, इन सब चीजों को टैकल करना है सरकार को। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शहरी नागरिकों को मूलभूत सेवाएं, भाई बेसिक एमिनिटीज मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मूलभूत आवासीय सेवा प्रदान कराई जाए जो कॉस्ट इफेक्टिव, उचित लागत पर। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य को ठीक करने के लिए मौजूदा जो नीतियां हैं, नियम और विनियम हैं, उनका विश्लेषण किया जाना भी जरूरी है, और विकासशील नीतियों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाना भी जरूरी है, ताकि उचित आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान जो है वो किया जा सके। ये रखेंगे आप। फिर आपका आता है शहरी परिवहन। भाई जो प्रदेश में आप देखेंगे जो ज्यादातर शहरें हैं उसमें शहरी परिवहन की समस्या देखने को मिलेगी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, जो काफी वर्षों से चली आ रही है। इस समस्या से लोगों के आवागमन और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। जो कन्वेंस है लोगों का, जो प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अर्बन एरियाज का, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। इन समस्याओं का प्रमुख कारण अपर्याप्त परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सब ऑप्टिमल यूज है, उसका सब ऑप्टिमल इस्तेमाल। बढ़ती मानव नगरीय परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में मेट्रो रेल सेवाओं का संचालन करा है, और अभी फिलहाल जल्द ही बात हो रही है कि 12 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं जो हैं वो शुरू करने के लिए प्रस्तावित हैं। ठीक है। प्रदेश में बढ़ रहे नगरीकरण के चलते प्रदेश में होने वाले समस्याएं बढ़ रही हैं। भाई स्लम बढ़ रही है, अब पर्याप्त आवास नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पर्यावरणीय समस्या हैं, हवा, पानी, ये सब, ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सैनिटेशन नहीं है, भूमि पे दबाव पड़ रहा है, अतिक्रमण बहुत ज्यादा है, अनियमित शहरी विकास है, परिवहन की समस्या है, ये सब इसमें शामिल है। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों को अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए काफी मेहनत करी जा रही है, पर फिर भी तेजी से बढ़ रही आबादी, खासतौर पर बड़े शहरों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ड्रेनेज, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, रोड, ये सारी सुविधाएं देने में भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं के निवारण हेतु इनकी क्षमता वर्धन जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है, और साथ ही साथ आधुनिक तकनीक को सुदृढ़ बनाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और शहरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना होगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है जी। अब जनसंख्या वितरण जो है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भौगोलिक, सबसे पहले तो ज्योग्राफी ही होती है ना, जिसकी वजह से कहीं पे पॉपुलेशन आके बसती है। अब भाई आर्य आए पहले, है ना, उन्होंने ये जालोड़ मिट्टी वाला क्षेत्र क्यों चुना?
क्योंकि ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी, संसाधन बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध थे, और मौर्यों ने यहाँ पे अपनी कैपिटल बनाई, सब कुछ राजपाट यहीं से किया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ज्योग्राफी थी। तो अब इसमें क्या कारक आते हैं? इसमें जलवायु है, जल की उपलब्धता है, भूमि का रूप कैसा है, तब लैंडफॉर्म कैसा है, सॉइल कैसी है, मृदा, और जनसंख्या वितरण को ये सब काफी प्रभावित करते हैं। चरम जलवायु मानव बस्ती के लिए आरामदायक नहीं होती। जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं उसमें आप कंफर्टेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं बसा सकते, जबकि उर्वर मृदा वाले क्षेत्र और पर्याप्त जल सुविधाएं अधिक अनुकूल माने जाते हैं। अच्छा, अब आर्थिक कारक होते हैं कुछ। इसमें क्या है? खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, इन सब का जो स्तर होता है वो भी विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व को तय करने में काफी महत्वपूर्ण कारक साबित होते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, कैसी स्टेबिलिटी है वहाँ पे, पॉलिटिकल, सर्वनिष्ठ जातीयता, धर्म, रिलीजन भी हो सकता है एक फैक्टर जनसंख्या के वितरण का। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसके क्या कारण है? सरकार समर्थित चिकित्सा सेवाओं में हुई वृद्धि, फिर निम्न आयु में युवक और युवतियों का विवाह हो जाना, उससे भी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। फिर साक्षरता दर इतना नहीं है, परिवार नियोजन के प्रति लोगों की विमुखता है, और टू हैंड मोर पॉलिसी, मतलब बढ़ती जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखना कि भाई और 2 हाथ लगेंगे, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में आप देख रहे हो। फिर क्या करना पड़ता है? फिर चाइना वाली पॉलिसी लगानी पड़ती है। अब सरकार ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है उसमें कहा है ना कि 2 बच्चों के बाद फिर आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, तो वो इसी वजह से होता है ये सब कुछ। अब उत्तर प्रदेश में नगरीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण चुनौतियां और मुद्दे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो जनसंख्या, मैंने आपको बताया मेन प्रॉब्लम है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। तीव्र नगरीकरण से जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भीड़ भाड़ बहुत बढ़ रही है और बुनियादी ढांचे और संसाधनों पे दबाव पड़ रहा है। फिर है आपका अपर्याप्त आवास। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण किफायती आवास में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियां सृजित हो रही हैं और रहने की स्थिति और खराब हो रही है। और एक तरफ हम कह रहे हैं हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर स्टैंडर्ड्स, बेटर एक्सेस, ये सब दें। यातायात की भीड़, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा है। जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जनसंख्या और वाहनों की वृद्धि से यातायात की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, जिससे समग्र गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। फिर है आपका वायु प्रदूषण, पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण और वाहनों के उत्सर्जन में वृद्धि वायु गुणवत्ता को खराब कर रही है, जिससे जनसंख्या को स्वास्थ्य का जोखिम हो रहा है। हम हेल्दी पॉपुलेशन भी तो चाहते हैं, एक हेल्दी वर्कफोर्स चाहते हैं, हम स्किल्ड वर्कफोर्स चाहते हैं। जल प्रदूषण और जल संसाधनों का अभाव। उत्तर प्रदेश में बढ़ती नगरीकरण जल संसाधनों पर प्रभाव डालता है, जिससे प्रदूषण और पीने और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वच्छ जल की कमी हो जाती है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन। उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या अधिक अपशिष्ट सृजित करती है और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करती है। जितना अच्छा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा उतनी बेटर आपको सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलेंगी। ऊर्जा की बढ़ती खपत। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, जिससे खपत ज्यादा हो रही है और सतत ऊर्जा समाधानों की आवश्यकता हमें है। हरित स्थानों का क्षरण हो रहा है, ग्रीन प्लेसेस तो खत्म ही हुए जा रही हैं बिल्कुल, मतलब एयर प्योरीफायर लगा रहे हो आप, पेड़ों को काटे जा रहे हो। उत्तर प्रदेश में तेजी से नगरीकरण के कारण जो हरित स्थान है उनका क्षरण हो जाता है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो प्रभावित होती है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पर्यावरणीय समस्या भी बढ़ जाती है। शहरी अपराध, अर्बन क्राइम बढ़ता है सबसे। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के कारण अपराध दर बढ़ता है। फिर है आपका अपर्याप्त बुनियादी संरचना। प्रदेश में निरंतर तीव्र होता नगरीकरण, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मेन बुनियादी संरचना, उसकी विकास की गति। अब भाई इतनी जल्दी तो नहीं घर बन जाएगा, मशीन तो है नहीं, ब्लॉक के ब्लॉक रखा और घर बन गया और बिल्डिंग बन गई, हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से सामान थोड़ी बन रहा है ये ऐसा, जिससे नगरीय परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सुविधाएं जो हैं वो अपर्याप्त हो रही है। ये फिर है आपका उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण, मल्टीफेसेटेड अप्रोच की हमें जरूरत है,
जो नगरीय ग्रामीण विभाजन के स्थानिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अच्छे से समाधान करे। और उनमें से कुछ रणनीतियां क्या हो सकती हैं, ये आप देख लीजिए। देखिए, शहरी नियोजन और शासन में सुधार। आपका अर्बन डेवलपमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंप्रूवमेंट है। तो उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे नगरीकरण के प्रबंधन के लिए शहरी प्रशासन और नियोजन को काफी मजबूत करना है। इसमें शहरों के लिए व्यापक मास्टर प्लान विकसित करना, स्मार्ट सिटी, उचित जोनिंग नियमों को लागू करना, भाई रेगुलेशन बहुत जरूरी है ना, जोनिंग रेगुलेशन, स्थानीय समुदाय, लोकल पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। फिर बुनियादी संरचना में निवेश, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए आप आपके बुनियादी संरचना में। शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी बुनियादी संरचना में निवेश बहुत आवश्यक है। इससे भीड़भाड़ को कम करने में, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, अधिक धारणीय और सतत शहरी वातावरण सृजित करने में मदद मिलेगी। किफायती दर पर, जो मतलब आपकी रीजनेबल अफोर्डेबल रेट्स पे आवास उपलब्ध कराना, असमानता को कम करने और सामाजिक समावेश का संवर्धन करने के लिए शहरी गरीबों की आवास की जरूरतों को पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उन नीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो किफायती आवास के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। प्रधानमंत्री आवास, ये सब मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं स्कीम्स। मोस्टली जो निम्न आय वाले परिवार हैं उनके लिए सब्सिडी प्रदान करती हूँ और अनौपचारिक बस्तियों के लिए नियमितीकरण का समर्थन करती हूँ। सब कीवर्ड्स हैं। बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और ज्यादा बढ़ाना। अभी सुनिश्चित करना होगा कि बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक एमिनिटीज सबको मिल रही हैं। ये सुनिश्चित करना कि सभी निवासियों के पास स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सब आवश्यक सेवाएं जो हैं ये सुलभ हों। ऐसा करना समावेशी नगरीय विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। यह अभिष्ट सार्वजनिक सुविधाओं में निवेश, सेवा वितरण में सुधार, दुर्बल वर्ग में आने वाली आबादी के लिए सरकारी हस्तक्षेप करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना। अब शहरी गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए आप नौकरी के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित करेंगे, स्थानीय आर्थिक विकास को समर्थन देंगे। यह लक्ष्य उन नीतियों के माध्यम से होगा जो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों का समर्थन करती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, सब बताए थे नहीं बताए थे? कौशल विकास है ना, विनिर्माण, पर्यटन, हम रूरल टूरिज्म की हमने बात करी थी, ग्रामीण पर्यटन। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां पे आप पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, तो उससे ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करना है ना, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तीव्र होते नगरीकरण के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए सतत शहरी विकास का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। ये उन नीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे स्मार्ट सिटी, हृदय योजना, अमृत 2.0। ये हृदय आप समझ गए, ये वाला हृदय है। फुल फॉर्म बता दो जरा इसकी क्या है। फिर जो रेन्यूएबल एनर्जी पूरा पढ़ाया पिछले लेक्चर में इतना, ये सब प्रोत्साहन हो। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दें, हरित स्थानों के विकास को समर्थन दें। ग्रामीण शहरी संबंधों को मजबूत करना, जैसे उन्नत भारत अभियान है ना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने से शहरों पे दबाव कम करना, अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, इन सबकी दिशा में हमें मदद मिल सकती है। यह उन नीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो ग्रामीण विकास का समर्थन करती हूँ, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए प्रयासरत हूँ और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच वस्तु, सेवा, ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाएं और लोगों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती। ग्रामों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। अब प्रदेश में जो गांव हैं, कम से कम जो नगरों से लगे हुए गांव हैं, मैंने आपको बताया ना रूरल टूरिज्म की आप बात करते हो एक तरफ, तो ये काफी अच्छा उसमें उपाय हो सकता है। बुनियादी संरचना दो, सुविधाएं दो, मतलब वहां पे अब हालांकि आजकल गांव एक से एक हैं, पर और ज्यादा, और इसमें स्थानीय स्वशासन को भी आप आर्थिक और प्रशासनिक रूप से सक्षम बनाइए। भाई संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, 3rd टायर है डेमोक्रेसी का, है ना, आपकी पंचायती राज और ये सब, तो इन सबको और सशक्त बनाइए। अब प्रदेश में जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप शिक्षा का संवर्धन कीजिए। शिक्षा सबसे जरूरी हथियार है मेरे हिसाब से। विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश करना चाहिए ताकि कार्यबल को रोजगार, बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सके। स्वास्थ्य देखभाल, अब जनसंख्या को स्वस्थ और उत्पादक बनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल की जो बुनियादी संरचना और सेवाएं हैं उनमें सुधार करना बहुत जरूरी है। रोजगार का संवर्धन, ये हम देख चुके हैं। अवसंरचना विकास, ये सारी वही चीजें हैं, है ना।
महिला सशक्तिकरण सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षा, कौशल विकास, सहायक नीतियां, ये जो लचीली कार्य व्यवस्था है और जो चाइल्ड केयर सुविधाएं हैं, उसके माध्यम से आप कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को और ज्यादा प्रोत्साहित कीजिए। उद्यमिता और कौशल विकास का समर्थन, युवा अपना व्यवसाय शुरू करें, उसमें उनकी मदद कीजिए, वित्तीय सहायता दीजिए, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण प्रदान करना करके उद्यमिता की संस्कृति का विकास सरकार को करना चाहिए। ग्रामीण नगरीय संतुलन, सरकार ऐसी नीतियां लागू करे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को बढ़ावा दे, क्षेत्रीय समानताओं को कम करे, अत्यधिक नियंत्रण विहीन नगरीकरण जो है उसको रोकने का काम करे। फिर आता है आपका सामाजिक समावेशन, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि वंचित समूह जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर तक समान पहुंच हो। पर्यावरणीय स्थिरता, सिर्फ सरकार ही नहीं, नागरिकों को भी आर्थिक विकास के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सतत विकास प्रथाओं को अपनाना होगा। फिर सुशासन, जनसांख्यिकीय लाभांश है उसका दोहन करने के उद्देश्य से नीतियां, कार्यक्रम कुशल और पारदर्शी कार्यान्वयन हो इनका, और उसके लिए शासन व्यवस्था और संस्थानों को मजबूत किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ ये लेक्चर होता है यहाँ पे खत्म। मैक्सिमम चीजें बता दी मैंने, और पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप हमारा चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं मिलूंगी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।